वीडियो में दिख रहे इस शख्स का नाम विपिन बाटी है और ये हॉस्पिटल के बेड पर इसलिए पड़ा है क्योंकि जब ये पुलिस की गिरफ्त में था तो इसने एक पुलिस ऑफिसर की पिस्टल चोरी करके वहां से भागना चाहा, जिसके जवाब में पुलिस ने इस पर हमला किया और एक गोली इसके पैर पर आन लगी। अभी इसे अरेस्ट करने की पीछे की वजह ये थी कि इस पर दिन दिहाड़े अपनी बीवी निक्की को जलाकर मार देने का आरोप है। ये खबर पिछले कुछ दिनों में पूरे देश में आग की तरह फैली हुई है कि कैसे इस दरिंदे ने उस मासूम को तड़पाकर उसकी जान ले ली। लेकिन क्या है पूरी कहानी, आखिर क्या चल रहा था पिछले 9 साल से ग्रेटर नोएडा के इस घर में और निक्की को इतने सालों तक किन हालातों का सामना करना पड़ा होगा। आइए इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। निक्की भाटी 26 साल की निक्की को कथित तौर पर दहेज के लिए जिंदा जला दिया गया। निक्की बचपन से ही बहुत मेहनती और सपने देखने वाली लड़की थी। उसके पिता भिखारी सिंह ने हमेशा चाहा कि निक्की और उसकी बहन कंचन अच्छी शिक्षा लें और अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। निक्की ने स्कूल से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की और उसे ब्यूटी और फैशन में खास दिलचस्पी थी। 10 दिसंबर 2016 को एक ही दिन निक्की और उसकी बहन कंचन दोनों की शादी बाटी परिवार के 2 बेटों से एक साथ होती है। निक्की की शादी विपिन बाटी थे और कंचन की शादी विपिन के बड़े भाई रोहित बाटी से। ये एक जॉइंट शादी का संबंध था जहां एक ही मंडप के नीचे 2 दुल्हनें विदा हो रही थी। बाटी परिवार ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में रहता था। परिवार में विपिन और रोहित के अलावा उसके पिता सत्यवीर बाटी और मां दया बाटी थे। शादी के समय पायला परिवार ने अपनी हैसियत से बढ़ चढ़कर बाटी परिवार को दहेज दिया। शादी के दौरान निक्की और कंचन के ससुराल वालों को एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल, 40 तोले सोना और अच्छा खासा कैश दिया गया और इन सभी उपहारों से बाटी परिवार काफी खुश नजर आ रहा था। शादी के शुरुआती कुछ महीनों में सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा था। दोनों बहनों ने नए परिवार में खुद को डालने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे बाटी परिवार की असलियत सामने आने लगी। विपिन और रोहित दोनों खुद से कोई काम नहीं करते थे। घर का खर्चा सिर्फ उनके पिता की एक छोटी सी किराने की दुकान की कमाई से ही चलता था। दोनों भाइयों को घर के खर्चे की कोई भी चिंता नहीं थी क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था कि अब उन्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उन दोनों के पास उनकी बीवियां हैं जिनसे वो अपने घर से पैसे मंगवा सकते हैं। बाटी परिवार को पहले ही अपनी दोनों बहुओं से काफ़ी दहेज मिल चुका था, पर उनका लालच वहीं ख़त्म नहीं हुआ। शादी के बाद निक्की और कंचन को जल्द ही एहसास होने लगा कि उनके ससुराल वालों की दहेज की भूख अभी मिटी नहीं है। ग्रीड नोस नो बाउंड्रीज, लालच की कोई सीमा नहीं होती। ये बात बाटी परिवार पर बिल्कुल फिट बैठती है। शादी के कुछ ही समय बाद विपिन और उसके परिवार वालों ने नए नए दाव पे चलने शुरू कर दिए। उन्होंने निक्की के घर वालों से महंगी चीज़ों की मांग जारी रखी। कभी पैसों की मांग होती तो कभी नई चीज़ों की फरमाइश। निक्की के माता पिता भी सामाजिक दबाव और अपनी बेटियों की खुशी के लिए हर संभव कोशिश करते रहे कि ससुराल की मांगें पूरी की जा सके, पर बाटी परिवार का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। शादी के कुछ समय बाद जब निक्की मां बनी तब विपिन के परिवार ने निक्की के पिता से एक और नई रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल की मांग की। भिखारी सिंह अपनी बेटियों की शादी बचाने के लिए उनकी ये मांग भी पूरी कर देते हैं। इसके अलावा लगभग 11 तोले सोना भी उन्हें दिया जाता है। निक्की के घर वालों ने अपनी औकात से बाहर जाकर भी बाटी परिवार को दहेज दिया, लेकिन उनकी मांगे रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों बहनों को अब ये समझाने लगा था कि उनके ससुराल वाले हर मौके पर कोई ना कोई नई मांग रख देते हैं। हालात ये हो गए कि हर दूसरे महीने कोई ना कोई नया जरिया निकाल के पैसे या जेवर की दावेदारी शुरू हो जाती। कभी त्योहार के नाम पर पैसे मांगे जाते तो कभी घर में किसी नई चीज के लिए दबाव बनाया जाता। निक्की और कंचन को ये महसूस होने लगा कि उनकी शादी के पीछे सिर्फ दहेज का लालच है और उनके लिए सम्मान और इज्जत कहीं खो गया है। अभी पैसों की मांगों के साथ साथ उन दोनों पर अत्याचारों का सिलसिला भी शुरू हो गया था। निक्की और उसकी बहन कंचन दोनों को अपने अपने पति और ससुराल वालों की तरफ से मानसिक और शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ रही थी। रोज रोज की बातों पर झगड़े होना, गाली गलौज और मार पीट तक उतर आना अब आम बात हो गई थी। विपिन और रोहित दोनों का बाहर और औरतों के साथ भी अफेयर चल रहा था। वो दोनों रात देर से घर वापस आते और जब उन दोनों की पत्नियां उनसे कोई सवाल करती तो वो दोनों उल्टा उनके साथ ही झगड़ा शुरू कर देते। निक्की को उसके पति विपिन के द्वारा छोटी छोटी बातों पर मारा पीटा जाना अब आम बात हो चुकी थी। कभी कभी विपिन हद पार कर जाता और उसके परिवार वाले इस जुर्म को रोकने के बजाय उसका साथ देते। कंचन ने ये बयान दिया
कि उन दोनों बहनों को हर रोज किसी न किसी बहाने मारा पीटा जाता, कभी दहेज के पैसे नहीं लाने पर तो कभी घर के किसी काम में कमी रह जाने पर। निकी अपने मायके वालों को अपनी सिचुएशन के बारे में कभी कभी बता दिया करती। जब अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ जाता तो भिखारी सिंह अपनी दोनों बेटियों को ससुराल से निकालकर अपने घर ले आते। फरवरी 2025 में एक बार ऐसा ही हुआ जब विपिन ने एक दिन निकी को बहुत बुरी तरह से पीटा तो वीपी कंचन और उनके बच्चे ससुराल छोड़कर मायके वापस आ गए। तब बाटी और पायला परिवार दोनों के बीच समझौता करवाने के लिए एक बैठक बुलाई गई। विपिन ने सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और ये वादा किया कि वो आज से बाद निकी पर हाथ नहीं उठाएगा। समाज के बुजुर्ग और मध्यस्थ लोगों ने भी भिखारी सिंह से बात की। निकी के पिता ने सामाजिक दबाव और अपनी बेटियों के भविष्य के लिए फिर से उन्हें ससुराल भेजने का फैसला किया। निकी और कंचन ने भी सोचा कि शायद अब हालात सुधर जाएंगे, पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही महीनों बाद उन दोनों पर अत्याचार फिर से शुरू हो गए। इस सबके बीच निकी और कंचन ने अपने जीवन को सुधारने के लिए एक नया कदम उठाने की सोची। दोनों बहनों को मेकअप और ब्यूटी ट्रीटमेंट्स का शौक और हुनर था, इसीलिए उन दोनों ने अपने ससुराल के घर की तीसरी मंजिल पर एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर और बुटीक शुरू किया। इस काम के लिए पैसों से लेकर हौसला अफसाई तक उन दोनों के पिता भिखारी सिंह ने उनकी पूरी मदद की। भिखारी सिंह चाहते थे कि उनकी बेटियां आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट बन सकें। दोनों बहनों ने पार्लर का नाम मेक ओवर बाय कंचन रखा और इसी नाम से एक इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल भी शुरू किया। धीरे धीरे निकी और कंचन अपने सैलून के काम की रील्स इंस्टाग्राम पर डालने लगी ताकि वो दोनों अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकें। इन वीडियोस में वो दोनों बहनें मेकअप और हेयर स्टाइल की कला दिखाती और क्लाइंट्स का मेक ओवर करके रिजल्ट शेयर करती। लोगों ने उन दोनों के काम को पसंद किया और ऐसे ही उनके इंस्टाग्राम पेज पर 54,000 से भी ज्यादा फॉलोअर हो गए। उनके वीडियोस पर लाखों व्यूज आने लगे। ये साफ था कि निकी और कंचन अपने बलबूते पर कुछ कर दिखाना चाह रही हैं, लेकिन उनकी इस तरक्की से उनके पति और ससुराल वाले खुश नहीं थे। विपिन और रोहित दोनों बेरोजगार भाई अपनी पत्नियों की कमाई और उनके कॉन्फिडेंस से खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे। बाटी परिवार को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उनके घर की बहुएं खुलेआम काम करें, पैसे कमाएं और सोशल मीडिया पर अपना नाम बनाएं। जहां तक कि विपिन को निकी के इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने से सख्त इतराज था। वो इसको अपने घराने के खिलाफ बताता था। विपिन अक्सर अपनी अय्याशी पूरी करने के लिए पार्लर की कमाई में से पैसे चुरा लेता, यानी कि एक तरफ वो अपनी पत्नी के काम से नाराजगी जताता और दूसरी तरफ उनकी मेहनत की कमाई भी छीन लेता। निकी और कंचन के इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक्टिव होने को लेकर घर में रोज तनाव रहता। विपिन खुले तौर पर अपनी पत्नी को धमकी देता कि हमारे खानदान में औरतों को ये सब करने की इजाजत नहीं है। ये बात अक्सर झगड़े की शुरुआत बन जाती। निकी इस मामले में अपने हक के लिए खड़ी रही। उसने ये साफ कह दिया कि वो पार्लर का काम जारी रखेगी और वो किसी का दबाव नहीं सहेगी। इस पर विपिन और उसकी मां दया निकी पर और भड़क जाते। अक्सर नोक-झोंक लड़ाइयों में बदल जाती थी और आखिरकार विपिन ने जिद कर निकी का ब्यूटी पार्लर बंद करवा ही दिया। ये सपना जो निकी ने इतने प्यार से सजाया था वो उसके पति की जिद के सामने टूट गया। पर निकी ने हार नहीं मानी। वो सही समय आने पर फिर से अपना काम शुरू करने की सोच रही थी। कंचन भी इस फैसले में निकी के साथ थी। दोनों बहनें मौका देकर अपना पार्लर फिर से खोलने की प्लानिंग कर रही थी ताकि वो दोनों खुद कमा सकें और अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे सकें। पार्लर बंद होने के बाद निकी के जीवन में खुशी के अवसर और कम हो गए। अब फिर से उसका पूरा दायरा सिर्फ घर के काम और ससुराल वालों की मांगों के बीच ही रह गया। इसी बीच बाटी परिवार की दहेज की मांग और भी बढ़ चुकी थी। अब उनकी नजर भिखारी सिंह के कुछ और बड़े एसेट्स पर थी। निकी के पिता के पास एक मर्सिडीज बेंज कार थी जो उन्होंने बहुत मेहनत से खरीदी थी। विपिन पिछले 1 साल से इस गाड़ी को मांग रहा था, जहाँ फिर उसके बदले में 36 लाख से लेकर 60 लाख रुपए की मांग कर रहा था। जाहिर है कि इतनी बड़ी रकम निकी के मायके वालों के लिए एक झटके जैसी थी और इसे पूरा करना उनके लिए लगभग नामुमकिन था। इतने बड़े दहेज की दावेदारी ने निकी के ससुराल का माहौल और जहरीला कर दिया। अब रोज के झगड़े ज्यादा ही हंगामेदार होने लगे। अब विपिन का गुस्सा एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका था। छोटी छोटी बातों पर वो अपनी नफरत निकी पर निकालता और साथ ही उसकी मां दया और भाई रोहित मिलकर दोनों बहनों को ताने देते।
उन पर टिप्पणी करते कि अपने मायके से और पैसे लेकर आओ। इस तरह की बातें माहौल को और जहरीला बनाती गई। घर में निकी को एक पल के लिए भी चैन की सांस नसीब नहीं हो रही थी। निकी एक तरफ अपने बच्चे की परवरिश कर रही थी और दूसरी ओर अपने ससुराल वालों के अत्याचार झेल रही थी। सिर्फ उसकी बहन कंचन ही उसका सहारा थी, क्योंकि वो भी उसी की तरह ही वो सब भुगत रही थी। दोनों बहनें आपस में गम बांट लेती, चुपके से एक दूसरे के आंसू पूछ देती, लेकिन खुलकर किसी से कुछ भी कह ना पाती। उन्हें डर था कि कहीं समाज उन्हें गलत न ठहरा दे, या फिर ससुराल वाले और भड़क कर उन दोनों के साथ और बुरा सलूक न करने लगे। इतने सालों में कई बार ऐसा हुआ कि अत्याचार हद पार होने पर निकी ने हिम्मत करके अपने पिता को कॉल किया। 2025 के अगस्त में जन्माष्टमी के करीब भी एक ऐसा ही हादसा हुआ। जन्माष्टमी के दिन बाटी घर में किसी बात पर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। विपिन ने फिर से निकी को पीटा, जिसके बाद निकी ने फोन कर अपने पिता भिखारी सिंह को इसकी खबर दी। जिस सुनते ही भिखारी सिंह अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ तुरंत निकी के ससुराल पहुंचे। उन्होंने सोचा था कि इस बार अपनी दोनों बेटियों को वापस घर ले आएंगे। गुस्से में लाल भिखारी सिंह अपनी दोनों बेटियों को इस नर्क से बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन वहां पहुंचने पर फिर से बाटी परिवार के बड़े बुजुर्ग भिखारी सिंह से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। गांव के कुछ पंचायत के लोग भी उनसे माफी मांगने के लिए आ गए। उन्होंने भिखारी सिंह को समझाया कि आप इस बार गलती माफ कर दीजिए, आगे से ये लोग सुधर जाएंगे। हर बार वो लोग ऐसा ही आश्वासन देते कि दोबारा से ऐसा नहीं होगा, और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। विपिन ने निकी के पिता के सबके सामने पैर पकड़कर दोबारा गलती ना करने की कसम खाई। रिश्ते नाते के लोगों ने समझाया कि तलाक या अलग होने से ये अच्छा है कि एक और मौका दे दिया जाए। आखिरकार भिखारी सिंह का दिल पिघला और वो फिर से अपनी बेटी को समझाकर ससुराल में ही छोड़ आए। निकी और कंचन मजबूरन फिर से उन्हीं दीवारों के अंदर रहने को छोड़ दी गई। शायद उन दोनों के मन में थोड़ी उम्मीद रही होगी कि इस बार सच में ससुराल वाले सुधर जाएंगे, लेकिन ये उनकी एक गलत फहमी थी जो बहुत ही जल्द टूटने वाली थी। 21 अगस्त 2025 का दिन निकी की जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। उस दिन दोपहर तक सब कुछ आम दिनों की तरह ही था, लेकिन दोपहर के 3 बजे के आसपास घर में एक बहुत तेज झगड़ा शुरू हो गया। ये झगड़ा फिर से वही पुरानी बातों पर था, लेकिन अब निकी और दबाव में रहने को तैयार नहीं थी। उसने उस दोपहर विपिन से ये साफ साफ कह दिया कि वो और उसकी बहन फिर से मिलकर पार्लर को शुरू करेंगी, और ये करने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। निकी का ये रूप देखकर विपिन और उसके परिवार का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। विपिन निकी पर चिल्लाने लगा और ऐसे ही बात बात में दोनों में तीखी बहस होने लगी। दोनों तरफ से कड़ी बातें कही गई और निकी भी इस बार झुकने को तैयार नहीं थी। उसके 6 साल के बेटे ने डर डर कर वो सारा मंजर देखा कि कैसे उसके माँ बाप लड़ाई कर रहे हैं। देखते ही देखते बहस हाथापाई में बदल गई। विपिन ने अपने होश खो दिए और वो निकी को लात घूंसे मारने लगा। वो निकी के बाल खींचकर उसे घसीटने लगा। उस वक्त निकी दर्द से चीख रही थी, मगर विपिन और उसकी मां दया पर जैसे शैतान सवार था। कंचन ये सब देखकर उनके बीच बचाव के लिए आगे आई। उसने विपिन का हाथ रोकने की कोशिश की, लेकिन विपिन ने कंचन पर भी चिल्लाकर उसे दूर धकेला। दया ने आगे बढ़कर कंचन को एक जोर का थप्पड़ मारा और उसे दूर गिरा दिया। बेचारी कंचन दीवार से टकराने की वजह से बेहोश होकर वहीं नीचे ही गिर पड़ी। अब निकी बिल्कुल अकेली थी। विपिन और दया दोनों ने मिलकर उस पर हमला जारी रखा। निकी ने शायद कभी सपने में भी न सोचा था कि उसका पति इतनी दूर तक जा सकता है। गुस्से और पागलपन में विपिन ने पास रखे एक पेट थिनर के डब्बे को उठाया और उसे निकी के ऊपर छिड़कने लगा। ये सब होते हुए उसका 6 साल का बेटा डर के मारे एक कोने में खड़ा था। दया और विपिन को निकी पर इस पल भी रहम नहीं आया। दया विपिन को चिल्लाने लगी कि इसे मार दो, खत्म करो। इन शब्दों को कंचन ने भी सुना। अगले ही पल विपिन ने अपनी जेब से एक लाइटर निकाला और निकी को जिंदा जला दिया। निकी एक जीती जागती मशाल की तरह भड़क उठी। उसने एक भयानक चीख मारी। निकी के गले से निकली ये चीख इतनी जोर की थी कि आस पड़ोस के लोग उसे सुनकर उनके घर की ओर दौड़ पड़े। सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में आग ने निकी को सर से लेकर पैरों तक लपेट में ले लिया। निकी इधर उधर भागते हुए मदद को पुकार रही थी। जिंदा जलने का दर्द उसकी चीखों में स्पष्ट था। उसका छोटा बेटा जोर जोर से रोता हुआ चिल्ला रहा था। घर में एक अफरा तफरी और खौफ का मंजर था। दया, सत्यावीर, रोहित और विपिन, ये चारों अपराधी निकी को जलता हुआ छोड़कर
वहां से जान बचाकर भाग निकले। एक पल के लिए भी उनके मन में अपने किए पर पछतावा या निक्की की मदद करने का ख्याल नहीं आया। कुछ ही मिनटों में पड़ोसी इकट्ठे हो गए। लोगों ने देखा कि घर के अंदर से धुआं और आग की लपटें बाहर आ रही हैं। एक पड़ोसी हिम्मत करके घर के अंदर घुसा। उसने देखा कि निक्की सीढ़ियों पर आग से जलती हुई लड़खड़ाते हुए नीचे आ रही है। इस दृश्य को देखकर उस पड़ोसी ने जल्द ही एक बड़ा कंबल निकाला और निक्की के शरीर पर डालकर आग बुझाने की कोशिश की। कुछ और लोगों ने पानी लाकर छिड़का। धीरे धीरे आग धीमी होती गई, लेकिन निक्की की बॉडी अब तक 70% से भी ज्यादा जल चुकी थी। उसकी सांसें तो जल रही थी, पर उसकी हालत बेहद नाजुक थी। इतने में कंचन को भी होश आ गया। जलते हुए धुएं और बहन की हालत को देखकर वो जोर जोर से रोने लगी, लेकिन तुरंत उसने अपने होश संभाले और अपने मोबाइल से कुछ तस्वीरें और वीडियो रिकॉर्ड कर ली। पड़ोसी और कंचन मिलकर जल्द से जल्द निक्की को अस्पताल ले जाने लगे। उन्होंने निक्की को उठाकर एक पड़ोसी की गाड़ी में सुलाया। सबसे पहले निक्की को वहां पास के नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां के डॉक्टर्स ने जल्द ही निक्की का इलाज शुरू किया, लेकिन उसके जख्म बहुत ही गहरे थे। डॉक्टर्स ने बताया कि निक्की की बॉडी काफी हद तक जल चुकी है और उसके बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। डॉक्टर्स ने उन्हें निक्की को दिल्ली के सफदार यंग हॉस्पिटल के लिए रेफर किया, क्योंकि वहां का बर्न्स आईसीयू ज्यादा बेहतर है। कंचन ने तुरंत अपने पिता को फोन करके उन्हें दिल्ली के उस हॉस्पिटल पहुंचने को कहा। भिखारी सिंह ये बात जड़ से समझ गए थे कि कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। भिखारी सिंह अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ हॉस्पिटल के लिए निकले। इधर एम्बुलेंस में कंचन अपनी बहन का हाथ थामकर रोती हुई दिल्ली के रास्ते पर थी। एम्बुलेंस की हर एक चीखती हुई सायरन के बीच कंचन अपनी बहन को देखकर बस यही दुआ कर रही थी कि निक्की बच जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने निक्की को आईसीयू में शिफ्ट किया, पर उसका शरीर इतना जल चुका था कि ज्यादा देर टिक नहीं पाया। उस रात निक्की ने अपनी आखिरी सांस ली। जब डॉक्टर्स ने ये खबर निक्की के घर वालों को दी तो भिखारी सिंह वही हॉस्पिटल के कॉरिडोर में ही फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों के सामने पिछले 9 सालों का हर एक मंजर घूमने लगा। जब निक्की ने इतना कुछ सहा था, पूरी फैमिली का रो रो कर बुरा हाल था। किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि दहेज की मांग का ये अंजाम इतना भयानक होगा कि उनकी लाडली को जिंदा ही जला दिया जाएगा। निक्की के जाने की पीड़ा अगर किसी को सबसे ज्यादा थी तो वो थी उसके 6 साल के बेटे को। सिर्फ 6 साल की उम्र में ही उस बच्चे ने अपनी आंखों के सामने अपनी मां को जलकर मरते हुए देखा। ऐसा मंजर जो जिंदगी भर उसकी यादों में तपते रहेगा। वह मासूम बार बार एक ही बात कह रहा है, मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। उसकी ये स्टेटमेंट पुलिस ने रिकॉर्ड भी की। जब भी वो बच्चा ये बोलता है तो निक्की के परिवार वालों के दिल के हजारों टुकड़े हो जाते हैं। निक्की की बहन कंचन, जो इस हत्याकांड की गवाह भी थी, उसने अपने होश संभालते ही पुलिस में इसकी रिपोर्ट की। कंचन के द्वारा की गई कंप्लेंट और उसके बयान के आधार पर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर में निक्की के पति विपिन भाटी, सास दया भाटी, ससुर सत्यवीर भाटी और देवर रोहित भाटी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई गई। पुलिस ने तुरंत आईपीसी के तहत हत्या, दहेज की मांग और साजिश के मुकदमे दर्ज किए और पुलिस ने एक बड़ी टीम बनाकर इन सभी की तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान क्राइम सीन से काफी सबूत इकट्ठा किए गए। सबसे बड़ा सबूत था वो पेंट थिनर का कैन, जिसे इस्तेमाल करके निक्की को आग लगाई गई थी। इसके अलावा कंचन के मोबाइल में कुछ वीडियोस भी थी जो उसने झगड़े के दौरान रिकॉर्ड की थी। इन वीडियोस में वो सारी हरकतें कैद हो गई जो निक्की के साथ हो रही थी। अभी पुलिस ने इन सारी वीडियोस और तस्वीरों को अपने कब्जे में ले लिया है। मीडिया और सोशल मीडिया पर ये वीडियोस बाद में छपे, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। निक्की के जलाए जाने के तुरंत बाद ही भाटी परिवार के सभी लोग फरार हो गए थे। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए टीम्स बनाकर छापे मारे, हालांकि ज्यादा देर तक वो लोग छुपे नहीं रह पाए। कंचन के केस फाइल करते ही यूपी पुलिस ने इस केस को हाई प्रायोरिटी पर लिया। सीनियर ऑफिसर्स के डायरेक्शन पर 3 अलग अलग टीम्स बनाई गई जो अलग अलग जगहों पर छापे मारने लगी। मीडिया में भी ये खबर तेजी से फैल चुकी थी, इसीलिए पुलिस पर भी ये प्रेशर था कि वो जल्द से जल्द सभी आरोपियों को अरेस्ट कर दिखाएं। घटना के 2 दिनों के अंदर ही पुलिस को पहली सफलता हाथ लगी। 23 अगस्त 2025 को निक्की के पति विपिन भाटी को पुलिस ने ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। विपिन ग्रेटर नोएडा के इलाके में ही किसी एक रिश्तेदार के जहां छुपा था। पुलिस ने उस रिश्तेदार के घर पर लेट नाइट छापा मारकर उसे पकड़ लिया। गिरफ्तारी के समय विपिन ने थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो काबू में आ गया। अगले ही दिन 24 अगस्त को
निकी की सास दया बाटी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दया अपने दूर के एक रिश्तेदार के यहाँ मथुरा में भाग गई थी, लेकिन वहाँ मोबाइल नेटवर्क ट्रैक करके पुलिस ने उसे दर दबोचा। 25 अगस्त की सुबह तक पुलिस ने रोहित बाटी और सत्यवीर बाटी को भी ट्रेस करके अरेस्ट कर लिया। इस तरह सिर्फ 4 दिनों के अंदर अंदर ही चारों आरोपी अरेस्ट हो गए। ये पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता थी और समाज में एक संदेश भी कि कानून से बचना इतना आसान नहीं है। विपिन बाटी, जो इस कांड का मुख्य आरोपी था, उसे पुलिस ने रिमांड पर लिया और उसे सख्ती से पूछताछ शुरू की। 24 अगस्त को पुलिस विपिन को उसके घर पर और गहरी पूछताछ के लिए ले गई। इसी दौरान विपिन एक मौका देकर पुलिस की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगा। जिस जिप्सी से विपिन को वहां लाया गया था, उससे उतरते वक्त उसने चालाकी से एक पुलिस ऑफिसर की पिस्टल छीनकर वहां से भागने की कोशिश की। वो अंधाधुन गांव की गलियों में दौड़ने की कोशिश कर रहा था। पीछे से पुलिस ने विपिन को रुकने की चेतावनी दी, लेकिन उल्टा उसने उन्हीं पर ही बंदूक तान दी। इसे देखते हुए पुलिस को मजबूरन विपिन के पैर पर गोली चलानी पड़ी। ये एक छोटा सा पुलिस इनकाउंटर था जो विपिन की हरकत की वजह से ही हुआ। विपिन को घायल हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घाव ज्यादा गहरा नहीं था और कुछ दिनों के इलाज के बाद उसे वापस पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। इस इनकाउंटर के बाद विपिन को मीडिया के सामने पेश किया गया। पत्रकारों ने विपिन से पूछा कि क्या तुम्हें अपने किए पर कोई पछतावा है, लेकिन इसके जवाब में विपिन ने जो उनसे कहा उसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। जिस वक्त ये खबर बाहर आई कि विपिन के पैर पर गोली मारी गई है, उस वक्त भिखारी सिंह निकी के पिता बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने मीडिया को बयान दिया कि पुलिस को विपिन के पैर पर नहीं बल्कि उसकी छाती में गोली मारनी चाहिए थी। हत्यारे हैं ये, इनका गोली लगनी चाहिए, इनका मकान ढहना चाहिए। ये हत्यारे हैं, इन्होंने मेरी बेटी को मार दिया। उनका कहना था कि जो जुल्म उनकी बेटी के साथ हुआ है उसके लिए ये लोग मौत से कम सजा के लिए हकदार नहीं हैं। भिखारी सिंह ने ये भी मांग की कि बाटी परिवार के घर को बुलडोजर से गिरा दिया जाए। योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा अपराधियों के घर को बुलडोजर से गिरा देने की नीति का जिक्र करते हुए उन्होंने ये सब कुछ कहा। उन्होंने धमकी भी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सभी भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। खैर, अभी इन चारों आरोपियों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस ने केस में लगने वाले सारे सबूत इकट्ठा करके चार्जशीट तैयार करनी शुरू कर दी है। अभी निकी के इन हथियारों को कानून क्या सजा देगा ये तो समय के आने पर ही पता चलेगा। निकी बाटी की ये कहानी एक ऐसी सच्चाई को उभर कर सामने लाती है जो भारत में हमेशा से मौजूद रही है। दहेज एक जहर की तरह है जो हर रोज किसी न किसी बेटी की जान ले रहा है। आज भी हमारे देश में हजारों लड़कियां दहेज के लिए जिंदा जलाई जा रही हैं, या फिर आत्महत्या करने पर मजबूर हो रही हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 2022 में दहेज की वजह से 6,450 महिलाओं की मौत दर्ज हुई, यानी कि 2022 में 18 महिलाएं हर रोज दहेज की बलि चढ़ गई। उत्तर प्रदेश, जहां निकी की जान गई, वहां ये आंकड़ा सबसे बड़ा है। 2022 में दहेज की वजह से 30% हुई मौत सिर्फ यूपी में ही रिपोर्ट हुई। 2138 केसेस। ये नंबर दर्शाता है कि दहेज पर कानूनी प्रतिबंध के 60 साल बाद भी ये सामाजिक सोच कितनी गहरी पकड़ बनाए हुए है। निकी बाटी की मौत ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है। यह कहानी एक और सबक है कि दहेज एक शराब है जो हर दिन लड़कियों की जिंदगी निगल रहा है। कानून होने के बावजूद, पढ़े लिखे समाज में होने के बावजूद ऐसे जुर्म अभी तक भी रुक नहीं पाए हैं। सवाल यही है कि और कितनी निकियां अपनी जान गंवाएंगी जब तक समाज इस जहर से आजाद नहीं होगा। निकी की शहादत बेकार नहीं जाएगी। उसकी ये कहानी देश को बता रही है कि अब और नहीं, दहेज के खिलाफ हर व्यक्ति को खड़ा होना ही होगा। निकी के लिए न्याय की जंग जारी है और उम्मीद है कि ये न्याय सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं बल्कि समाज की और हजारों बेटियों के लिए मिसाल बनेगा। निकी बाटी की ये दास्तान याद दिलाती रहेगी कि जब तक ये दहेज की परंपरा खत्म नहीं होती तब तक शायद हर घर में एक निकी खौफ के साए में जीने को मजबूर होगी। हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि ऐसी एक भी निकी को फिर अपनी जान ना गंवानी पड़े। दहेज की प्रथा को ना कहकर और इसके खिलाफ आवाज उठाकर ही हम सच्चे मायने में निकी को श्रद्धांजलि दे पाएंगे। इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए और दिल दहला देने वाले केस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए
और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।